Good morning friends, myself Shishir Pandey, and today I will be dealing with the topic that is lac operon, which is the second unit of class 12th of NCERT. Chapter name is Molecular Basis of Inheritance. तो बेसिकली इस टॉपिक में हम कैसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लैक ओपरॉन जो टर्म था या सबसे पहले जो लैक ओपरॉन सिस्टम था वो किन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया। उनका नाम था फ्रांसिस जैकब, ही वॉज बेसिकली अ जेनेसिस्ट, एंड जैक मोनार्ड, एंड ही वॉज बेसिकली अ बायोकेमिस्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये समझना है कि ये जो लैक ओपरॉन या जो ओपरॉन होता है इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली जैसे लाइन की डेफिनेशन होती है तो लाइन इज बेसिकली अ एरे ऑफ पॉइंट्स, ठीक वैसे ही पूरे के पूरे जीनोमिक सिस्टम पे जो जीन्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है या एक पर्टिकुलर यूनिट जो कि एक जीनोम पे प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर चीज को हम ओपरॉन कहते हैं। तो ओपरॉन में बहुत अलग अलग कैटेगरीज के जीन्स होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ये Z, Y और A जो है ये एक कैटेगरी के जीन्स हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। कुछ ऑपरेटर जीन्स होते हैं, प्रमोटर जीन होता है और एक रेगुलेटरी जीन होता है। तो बेसिकली इट इज ओपरॉन इज अ सिस्टम ऑफ अ डेफिनेट यूनिट ऑफ जीन्स। नाउ कमिंग to the differences between the operonic system in prokaryotes and eukaryotes, तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट में किस तरीके का जीनिक सिस्टम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में किस तरीके का जीनिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बेसिकली प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो जीनिक सिस्टम है वो बेसिकली पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पॉली मीन्स मेनी एंड सिस्ट्रॉन मीन्स a single gene which is capable of synthesizing a enzyme. तो what exactly is the meaning of the term polycistronic? अगर बेसिकली एक जीन बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स को कोड करता है जिसका रेगुलेशन सिंगल प्रमोटर और सिंगल ऑपरेटर से होता है, तो इस तरीके के जीनिक सिस्टम को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं और ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो टाइपिफाइड जीन है वो बेसिकली मोनोसिस्ट्रॉनिक है एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा और यूकैरियोट्स में कौन सा होगा। तो इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। दैट मींस अगर हम पी स्क्वायर को याद रखें तो ये हमारे लिए एक याद रखने की बहुत सिंपल टेक्निक हो जाती है कि अगेन आई रिपीट, द पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोट। देन आई हैव यूज्ड दैट वर्ड प्रमोटर। अब प्रमोटर बेसिकली होता क्या है? प्रमोटर एक डीएनए का ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको रेगुलेट करता है। तो बेसिकली अ डीएनए सीक्वेंस वेयर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन बाय आरएनए पॉलीमरेज बिगिंस इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रमोटर जीन। दैट मींस इट इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि जो प्रमोटर होता है उसकी लोकेशन क्या होती है। तो अगर देखिए हम यहां पर एक जीनिक सेगमेंट की बात करते हैं तो ये जो एरो हमने यहां पे बनाया है ये डिमार्केट कर रहा है कि यहां से पहला न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्रिप्शन का जुड़ा, एंड दैट मींस दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड। अब इसको रेफरेंस मान के कुछ जीनिक सीक्वेंस इसके अपस्ट्रीम होते हैं और कुछ जीनिक सीक्वेंस इसके डाउनस्ट्रीम होते हैं। तो जो इनिशिएशन साइट से पहले सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम अपस्ट्रीम एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको नॉर्मली हम
बेसिकली माइनस साइन से सिग्निफाई करते हैं, और जो इनिशिएशन सीक्वेंस के बाद होते हैं उन्हें हम डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव साइन से सिंबलाइज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम प्रमोटर जो कि एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है उसकी लोकेशन को स्टडी करें तो बेसिकली प्रमोटर्स हमेशा इनिशिएशन साइट से पहले होते हैं, दैट मींस दे आर लोकेटेड अपस्ट्रीम एलिमेंट्स, दे आर बेसिकली द अपस्ट्रीम एलिमेंट्स, और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 5 प्राइम एंड है उसकी तरफ बेसिकली प्रमोटर्स का लोकेशन होता है। अब फर्दर जब मैं अभी लैक ओपरॉन को डिस्कस करूंगा तो उससे पहले नीट प्रोस्पेक्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन में बेसिक फर्क होता है, और वो फर्क क्या है, क्योंकि जो ओपरॉनिक सिस्टम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लैक ओपरॉन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन हो सकता है, एराबिनोज ओपरॉन हो सकता है, हिस्टिडीन ओपरॉन हो सकता है, वैलिन ओपरॉन हो सकता है। तो ओपरॉनिक सिस्टम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बट हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका एक रेगुलेटरी टाइप का क्राइटेरिया है, दैट मींस वेदर इट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन और वेदर इट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। तो बेसिक फर्क नेगेटिव रेगुलेशन में और पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है उसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर एक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड करके बेसिकली एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन को रोकता है तो उस केस को बेसिकली हम नेगेटिव रेगुलेशन में पढ़ते हैं, और हमारा जो एक्चुअली लैक ओपरॉन है वैसे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रेगुलेशन दोनों होता है। पॉजिटिव रेगुलेशन की डिटेल्स बहुत अलग और स्पेसिफाइड होती हैं। नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल पर हम उसको बेसिकली नेगेटिव रेगुलेशन में रखते हैं, क्योंकि जो रेगुलेटरी जीन होता है वो अल्टीमेटली एक रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और वो रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बेसिकली स्टॉप कर देता है, या जो एक्सप्रेशन होता है जीन एक्सप्रेशन वो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। दैट मीन्स स्पेसिफिकली अ रिप्रेसर प्रोटीन विल बी रिक्वायर्ड दैट विल बाइंड टू द ऑपरेटर टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इस चीज को हम नेगेटिव रेगुलेशन में पढ़ते हैं। अब जब हम पॉजिटिव रेगुलेशन की बात करेंगे तो कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इज बेसिकली अ जीन जो कि प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को एनहांस करेगा। मतलब ऐसा रेगुलेशन जिसमें कोई ना कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इन्वॉल्व होता है ताकि एनहांसमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज करी जा सके, जिस कारण से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। ऐसे रेगुलेशन को हम बेसिकली पॉजिटिव रेगुलेशन में रखते हैं। अब हम आगे जाके बेसिकली जो हमारा 12th का स्पेसिफाइड टॉपिक है लैक ओपरॉन, उसको इन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि ओपरॉन टर्म किसने दिया था, ओपरॉन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो टाइप ऑफ जीनिक सिस्टम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रमोटर सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, प्रमोटर की लोकेशन क्या होती है, और बेसिकली जो हमारा नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन है उसका मतलब क्या होता है। अब हम बेसिकली एनसीईआरटी का जो लैक ओपरॉन का सिस्टम जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये पूरा जो एक ओपरॉनिक सिस्टम है, ये ओपरॉनिक सिस्टम बेसिकली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और पर्टिकुलरली मान के चलें हम ई कोलाई में, जिसको हम इश्चेरिचिया कोलाई भी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके के जीन्स होते हैं। अब this particular family of genes which are symbolized by Z, Y and A, they are basically called as the structural genes. They are expressing constitutively. अगर पूरे सिस्टम में कोई रिप्रेसर नहीं लगा है तो ये अपने एंजाइम्स को कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज करता जाएगा। हम नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके लिए वर्ड इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है देन वी आर यूजिंग अ टेक्निकल वर्ड विच वी कॉल एज द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। लेट अस नाउ स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। द फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन इज Z.
अब बेसिकली ये सेंट्रल डॉगमा का ही कॉन्सेप्ट है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जीन एक डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए इज बेसिकली अ बायोकेमिकल, दैट जीन विल सिंथेसाइज एमआरएनए, और एमआरएनए देखिए सेकेंड, डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब ये एमआरएनए अपने एंजाइम्स या प्रोटीन को कोड करता है तो इसी पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली जब हम यहां पे ओपेरॉन को स्टडी कर रहे हैं तो हम सेंट्रल थीम, जिसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, उसको ही कंसिडरेशन में लेके इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। जेड बेसिकली अपना एक एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा जो कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बना, और ये एमआरएनए एक एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा जिसे हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहते हैं। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, इसके बेसिक दो रोल होते हैं। एक जो बेसिक रोल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो क्या है कि ये लैक्टोज जो कि एक डायसेक्राइड है, उस पर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करता है और इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं उसमें इसका कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल जो हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का पॉलीमराइजेशन करके या आइसोमराइजेशन करके एक और सिस्टम बनाता है जिसे हम एलोलैक्टोज का नाम देते हैं। तो बेसिकली लैक्टोज in the lactoperonic system will be acting as a inducer molecule, जो कि अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि how lactose will act as a inducer molecule. Second important structural gene is Y, which codes for an enzyme which is called as permease through the process of transcription and translation. Now, what is the role of this enzyme, what we call as permease? तो permease basically क्या करता है कि सेल में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हैं जो कि शुगर के फॉर्म्स हैं उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ परमेज। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चरल जीन, और यहां पे नीट प्रोस्पेक्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ओपेरॉनिक सिस्टम में कितने स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक ओपेरॉन की बात करते हैं तो उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जेड, वाई और ए, और अगर हम ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की बात करते हैं तो उसमें 5 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये एक एडिटिव इंफॉर्मेशन थी अबाउट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक ओपेरॉनिक सिस्टम्स। अब एक जो मेन एंजाइम जो सिंथेसाइज करता है वो होता है ट्रांस एसिटाइलेज, और ट्रांस एसिटाइलेज माना गया है कि डिटॉक्सिफिकेशन एक्टिविटीज ऑफ सेल में बेसिकली इन्वॉल्व होता है। तो जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ये नॉर्मली जो अपना काम कर रहे हैं ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल को रेगुलेट कर रहे हैं। अब इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ठीक बगल में ऑपरेटर जीन होता है, और ऑपरेटर जीन का जो बेसिक काम होता है कि जब कभी भी इंड्यूसर मॉलिक्यूल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लैक्टोज, तो ये ऑपरेटर जीन बेसिकली एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए जो कि रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज करता है। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ बाइंडिंग साइट फॉर बेसिकली द रिप्रेसर प्रोटीन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे देखिए हमारे पास प्रमोटर है, और प्रमोटर वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, और ये प्रमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो वो ऑपरेटर के थ्रू जब पास होता है तभी स्ट्रक्चरल जीन्स अपना ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर दें, कैसे कि जब हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा तो ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, और उस केस में जो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा वो इसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। दैट मीन्स आई हैव डिस्कस्ड what are the roles of the structural genes, what is the role of the operator gene, what is the role of the promoter gene, and this regulatory gene has a specific role for synthesizing a repressor molecule. For all the enzymes synthesized here in operonic system, the term we have used is polysystonic. Many enzymes are synthesized, but the promoter and operator for these enzymes are only one. Hence, it is basically पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर। अब हम 2 केसेस को स्टडी करेंगे
जिस केस में बेसिकली लैक्टोज का प्रेजेंस है और दूसरा केस जिसमें लैक्टोज का प्रेजेंस नहीं है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब लैक्टोज सिस्टम में एब्सेंट होगा। जब लैक्टोज सिस्टम में एब्सेंट होता है एंड बेसिकली लैक्टोज इज एक्टिंग एज ए इंड्यूसर मॉलिक्यूल, तो देखिए होगा क्या कि यहां से जो रेगुलेटरी जीन है अपना स्पेसिफिक एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा और ये एमआरएनए रिप्रेसर मॉलिक्यूल या प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अब सिंस इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को इंड्यूसर यहां पर चेक नहीं कर रहा है, तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। और आई हैव ऑलरेडी सेड दैट वी शुड नॉट यूज द वर्ड कि द ट्रांसक्रिप्शन हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड, वी शुड यूज द वर्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है ऑलवेज, नॉन का मतलब होता है जब कोई चीज बेसिकली बनती नहीं है। तो नॉर्मली इन ऑप्शंस हम किसी भी लेवल की एग्जाम की बात करें तो टर्म्स नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव यूज किए जाते हैं। तो आई अगेन रिपीट, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज विच इज एक्टिंग एज ए इंड्यूसर, जब लैक्टोज नहीं है रिप्रेसर मॉलिक्यूल डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बाइंड तो करेगा लेकिन इट विल नॉट बी पास थ्रू द ऑपरेटर, हेंस देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स, दैट मीन्स द एक्सप्रेशन इज नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अब हम जब दूसरे टॉपिक पे यहां पर आएंगे वो बेसिकली है कि जब पूरे के पूरे सेल सिस्टम में, मीडियल सिस्टम में लैक्टोज का प्रेजेंस होता है, तो लैक्टोज बेसिकली इज अ डायसैकेराइड। और ये हमारे को आगे जाके जो बड़ी क्लासेस हैं नेट लेवल पे या एमएससी एंट्रेंस पे, हमें एक चीज का और पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सिस्टम में लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो जब लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो धीरे धीरे करके जो सिस्टम है वो बेसिकली एक्सप्रेशन की तरफ जाने लगेगा, उसमें जीनिक एक्सप्रेशन होने लगेगा, क्योंकि लैक्टोज अगर मीडिया में ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है इट विल डेफिनेटली बाइंड विद द रिप्रेसर जीन। और देखिए यहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह केस है जब यहां पर प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज है, यहां पे ये रेगुलेटरी जीन एमआरएनए सिंथेसाइज कर रहा है एंड दिस इज सिंथेसाइजिंग अ repressor molecule या repressor protein. But since there is optimal concentration of lactose in this system, this repressor gene has binding sites for two things. One is for operator and second is for the inducer, that is lactose. तो जिसकी भी affinity ज्यादा होती है ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड कर जाता है, और जब मीडिया में लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन डेफिनेटली दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल विल बाइंड विद द लैक्टोज, और आई कैन से कि दैट लैक्टोज हैज चेक्ड द एक्टिविटी ऑफ दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल। अब होगा क्या कि जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड करेगा तो वो इस प्रमोटर के थ्रू आसानी से मूव कर जाएगा और ये बेसिक अपने अपने एंजाइम सिस्टम्स को बेसिकली सिंथेसाइज कर जाएगा और आगे के प्रोसेसेस हो जाएंगे। एक्सप्रेशनल टाइप जो यहां पर आएगा वो आएगा कॉन्स्टिट्यूटिव, दैट मींस कि बेसिकली यहां पे पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। इस टॉपिक की जो डिटेल्स मैंने अभी डिस्कस करी हैं ये स्पेसिफिकली नीट लेवल के लिए हैं। थोड़े थोड़े आगे के लेवल्स में हम इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि कैप साइट का क्या रोल होता है। वी कैन ऑल्सो डील द टॉपिक बाय कोरिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज की छोटी सी मैंने हिंट दी है इस टॉपिक में कि जैसे जैसे लैक्टोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है ग्लूकोज की कम हो जाती है, वाइस वर्सा प्रॉपर्टी होती है। हम इस पे म्यूटेशंस के टॉपिक्स को भी ऑपरेटिव कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी स्ट्रक्चरल जीन में म्यूटेशन हो गया और वो वाइल्ड टाइप नहीं है तो उसका असर इस सिस्टम पे क्या होगा, या अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, या अगर प्रमोटर पे
म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा। तो म्यूटेशन का इफेक्ट एक्सप्रेशन पर कैसे पड़ेगा, एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, उसे हम बेसिकली हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ हाउ वी विल राइट आर आंसर for 3 to 5 marks in class 12th board examination. What are the basic concepts which are related with the lac-operon so far as NEET is concerned, और higher के लिए इस टॉपिक का डिस्कशन थोड़े अलग तरीके से होता है, वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं।